वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए एक जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम जो गॉस की प्रमेय थी उसके हम उपयोग कर चुके थे और आज हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, बहुत बेसिक सी बात है। वैद्युत द्विध्रुव को अगर समझना है तो ये कह रहा है कि दो ध्रुव हैं और ये क्या बता रहा है, आवेश, यानी कि आवेशित ध्रुव हैं। तो ऐसा निकाय एक ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत आवेश प्रकृति आवेश जिनका परिमाण समान हो, एक दूसरे से एक निश्चित सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैग्नेटिक ध्रुव भी होता है, जैसे हमारी पृथ्वी एक मैग्नेटिक द्विध्रुव है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। उनके परिमाण तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि एक से मैग्नेटिक लाइन निकल रही है, एक में एंटर कर रही है। इसी तरीके से दो आवेश हैं, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। दोनों एक दूसरे से एक सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए हैं जिनके बीच की दूरी r है। ऐसे संयोजन को या ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव है। इसमें दोनों ही आ गए, जैसे -q और 1+q है, तो दोनों के परिमाण समान है, बस इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। तो ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान है, प्रकृति अलग है, अगर एक सूक्ष्म दूरी पर एक दूसरे से रखे हों तो उस पूरे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके एक उदाहरण क्या है? उदाहरण में NaCl, HCl जैसे समझते हैं। Na पर एक पार्शियली आंशिक धनावेश आ गया है, उनके बीच में एक बॉन्ड है, और एक क्लोरीन पर एक आंशिक ऋणावेश आ गया। क्यों आया है? क्योंकि लोन पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो उस लोन पेयर से जितना धनावेश यहां डेवलप हुआ है उतना ही ऋणावेश इस पर आया है। तो इसीलिए आवेश का परिमाण समान है, प्रकृति अलग है, और एक दूरी है, सूक्ष्म दूरी, जिसको हम बंध दूरी कहते हैं। ठीक, तो इस पूरे निकाय को क्या करें, डाइपोल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब समझिए कि उसके एक तरीके से उसकी स्ट्रेंथ या उसका जो ये कह सकते हैं जो परिमाण है, कैसे निकाला जाए। परिमाण का मतलब क्या है? दो आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर जो रखे हैं वो किस तरीके से, किस ऊर्जा के, किस एनर्जी के साथ, किस वो अपने उस सिस्टम को किस तरीके से बांधे हुए हैं,
उसको उसकी गणना करने के लिए जो हम राशि का जो भौतिक राशि का इस्तेमाल करते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? दो आवेशों में से किसी एक आवेश, इन दो आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण व उसके बीच की दूरी के गुणनफल को उस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश का परिमाण व द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अगर हम इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखने को मिल रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, तो P बराबर Q इंटू L, अगर इनके बीच की दूरी L है तो QL हो गया। कई बार हम, क्योंकि ज्यादातर हम जब डेरिवेशन करते हैं, जब कोई सूत्र स्थापित करते हैं, तो उसमें हम इसकी लंबाई को 2L लेते हैं। अगर ये लंबाई L बराबर 2L है तो किताबों में कई जगह लिखा हुआ है L को हम रिप्लेस कर देते हैं, L रिप्लेस है 2L से, तो P बराबर Q इंटू 2L वेक्टर क्वांटिटी है, तो P बराबर 2QL। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यदि लंबाई L है तो ये हो गया, अगर ये 2L है हमने रिप्लेस कर दिया 2L से, ठीक है, तो ये इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। अब इसकी जो दिशा है, क्योंकि भौतिक राशि, क्योंकि ये एक सदिश राशि है या भौतिक राशि जो सदिश राशि है, तो जो दिशा होगी वो दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, या कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के विपरीत। और वो इसलिए है क्योंकि ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, इसका अपना, दोनों के अपने आवेश हैं, लेकिन ये आवेश दोनों प्रकृति में अलग है, तो ये एक दूसरे को किसी तरीके से इस सिस्टम को बांधे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर जो बल लगेगा, उस बल की जो कैलकुलेशन है इस उसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से करेंगे, क्योंकि आघूर्ण एक तरीके से किसी भी सिस्टम का वो रोटेटरी पार्ट है, वो घूमने का सिद्धांत है कि वो स्थिर अवस्था में कैसे रखा हुआ है, कितना बल एक दूसरे पर लगा रहे हैं, उसी से पता चलता है कि ये सिस्टम कितना ज्यादा एक दूसरे को स्थायित्व देते हैं। उसी से हमें पता चलता है कि उसका स्थायित्व जो मान है, उसका आवेशों का एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताता है। चलिए, इसकी अगर हम विमा की बात करें, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, तो जो मात्रक होगा, आवेश कूलॉम हो गया, ठीक, कूलॉम मीटर, तो ये इसका मात्रक हो गया। तो आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया होगा, वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। किसी वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? तो देखिए इसमें दो बिंदु होंगे, एक अक्षीय बिंदु, अक्षीय बिंदु यानी कि उसके अक्ष पर कोई बिंदु, द्विध्रुव के अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु होगा, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहां पर हमने एक द्विध्रुव मान लिया। अब देखिए द्विध्रुव को आप कैसे भी रख सकते हैं, माइनस इधर रख दिया, प्लस उधर, या प्लस इधर माइनस इधर। उसी तरीके से बिंदु भी आप किधर ही ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंतर क्या आएगा वो हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि अंतर क्या आएगा। जैसे हमने कोई बिंदु इस तरफ ले लिया, हमने यहां कोई बिंदु मान लिया P, और इसकी मध्य से जो दूरी है इसकी वो x है। यहां इसकी जो कुल लंबाई है वो 2l है। 2l हमने इसलिए बनाई जिससे कि हमारे डेरिवेशन आसान रहे। ये जो दूरी है ये हो गई, यहां से यहां तक इसकी जो दूरी है वो l हो गई, यहां से यहां तक की l हो गई, तो मध्य बिंदु है। तो ये वाली जो दूरी है ये, तो यहां ये वाली दूरी होगी x माइनस l। इसी प्रकार ये वाली जो दूरी होगी वो x प्लस l, ये आपकी दूरी होगी। अब देखिए क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दो विपरीत आवेश हैं, तो दोनों की विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम देख लेते हैं। इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो इस दिशा में होगी, जिसको हमने E प्लस मान लिया, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, जिसको आप मान रहे हैं E माइनस। तो दोनों की दोनों विपरीत काम कर रही है। अब जब ये विपरीत काम करती है तो देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। तो क्योंकि ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर है, तो वेक्टर जब दो विपरीत काम करते हैं, तो अगर हम परिमाणीय विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखें तो E बराबर E प्लस, अब क्योंकि इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो E प्लस की उधर की दिशा है, इसको मान लेते हैं n कैप। इधर वाली जो दिशा है प्लस E माइनस माइनस n कैप। तो इस तरीके से हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। तो हमारे से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई वो आ गई E प्लस माइनस E माइनस n कैप। अब क्योंकि E प्लस को अगर आप देखें किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर जब हम इनका मान रखेंगे तो E बराबर और इसके बाद हम अगली वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वैल्यू जब आप रखेंगे E प्लस की, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर माइनस 1/, अब देखिए R जो है यहाँ प्लस की वजह से है, तो प्लस की दूरी कितनी होगी? प्लस की दूरी जब आप लिखेंगे तो दैट इज x माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दूरी माइनस Q से जो दूरी है वो है x प्लस एल का होल स्क्वायर। E बराबर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा। यहाँ पर आप x जो कॉमन लेंगे x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू x प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको आप सीधा सीधा ये लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर
और यहाँ जो टर्म बचेगी वो बचेगी x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करेंगे e बराबर तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो होल स्क्वायर बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। सिंप्लीफाई करके अगर देखें यहाँ पे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर चेक करें तो हमारे पास e की वैल्यू आ गई, e इज इक्वल टू 2ql। अगर आप देखें 4qlx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू है 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा आपका 4ql, ठीक। तो e की वैल्यू हो गई 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। तो यहां पर अगर इसको वेक्टर लिखें तो e 2px 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये डाइपोल यहां दे रखा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, उसी दिशा की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैसे इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन सा विद्युत क्षेत्र परिणामी है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिंदु इसके बहुत नजदीक है, और क्योंकि आवेश समान है और दूरी कम है तो हमें पता है जो E है r स्क्वायर होता है। तो जितना दूरी कम होगी, अगर r घटेगा तो E बढ़ेगा क्योंकि आवेश समान है। तो हमारा जो प्लस वाला है E प्लस, वो ग्रेटर देन है E माइनस के। तो क्योंकि हमने क्या किया, E प्लस में से माइनस किया है, तो जो दिशा है वो हमारी क्या होगी, एन कैप होगी। जो दिशा होगी हमारी एन कैप होगी, और उसकी दिशा आप ये कैसे एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं, इस धनावेश से बाहर की तरफ या ऋणावेश से धनावेश की तरफ, ये भी कह सकते हैं आप। तो E बराबर, तो यानी कि जो दिशा डाइपोल की है, जो दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की है, वही दिशा होगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एन कैप। तो ये आपका दिशा के साथ हमने लिख दिया। अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं कि अगर ये बिंदु बहुत दूर है, काफी दूर है द्विध्रुव से, यानी कि उस स्थिति में क्या होगा, तो स्पेशल केस हमारा कहता है कि x ग्रेटर देन l है। डाइपोल की लेंथ से, विद्युत द्विध्रुव की लेंथ से बहुत ज्यादा है, फार पॉइंट है, दूर है वो बिंदु। तो उस में हम क्या करेंगे कि E बराबर जो हमारे पास है 2px 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम x के कंपैरेटिवली, x की तुलना में l को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो x की पावर 4 होगा, और यहां ऊपर एक x ऑलरेडी है तो कट जाएगा। तो E बराबर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। तो इस तरीके से आप द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अगर ये बिंदु इस तरफ होगा तो देखिए सिर्फ अंतर इतना होगा कि जो हमारी दिशा उस तरफ थी वो दिशा इस तरफ आ जाएगी, क्योंकि अब इसका इफेक्ट ज्यादा होगा माइनस का। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने बिंदु इधर लेके डेरिवेशन किया है तो अंतर इतना होगा कि इस बिंदु पर अगर आपने इस तरफ बिंदु लिया है, ये P1 मान लेते हैं, तो P2 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सिर्फ अंतर इतना आएगा, माइनस 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एक्स क्यूब एन, इतना अंतर होगा बस। तो ये आपका पहला केस हो गया। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट वाले पर। अब हमारा जो दूसरा है वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। देखिए निरक्षीय रेखा क्या है, जो द्विध्रुव को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, जो उसके मध्य बिंदु से होकर जाती है, वह निरक्षीय रेखा है। निरक्षीय रेखा, इस पर हमने कोई बिंदु मान लिया, तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें तो इस बिंदु की वजह से, इस बिंदु आवेश की वजह से बाहर की तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये हो गया, इसको मान लिया E प्लस। दूसरा जो इसकी वजह से होगी वो अंदर की तरफ होगी, इसकी तरफ होगी, तो हमने मान लिया इसको E माइनस। अब ये जो कोण बना रहा है ये थीटा है, अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो ये थीटा होगा। अगर आप इसको आगे बढ़ाएं इस तरीके से और इसको आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि ये थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक। इसी तरीके से ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और इसके अपोजिट ये भी थीटा है, यानी कि दोनों ही कोण जो है हमारे ये थीटा है। ये हमने समझ लिया कि किस तरीके से थीटा है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स वाई निर्देशांक में है, तो इसीलिए इनको घटक में तोड़ना पड़ेगा। इनके कंपोनेंट्स होंगे, इनके घटक होंगे, जैसे E माइनस है, इसका ये वाला घटक होगा E माइनस कॉस थीटा। ये वाला जो घटक होगा ये वाला, ये होगा E माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से इसके घटक होंगे, इसका एक घटक ये वाला होगा E प्लस कॉस थीटा, एक ये वाला घटक होगा E प्लस साइन थीटा। तो ये अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो अगर हम कहें घटक E कॉस थीटा बराबर है E प्लस साइन थीटा बराबर है E माइनस साइन थीटा के, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करते हैं, ठीक। दूसरा जो E प्लस कॉस थीटा वह E माइनस कॉस थीटा एक दिशा में होने के कारण एक परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। दोनों एक ही दिशा में काम करते हैं, तो एक परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलता है। उस परिणामी विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें E, तो वो होगा E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। क्योंकि हम जानते हैं ये जो दूरी है इसको हमने L मान रखा है, ये यहां से जो दूरी है ये x है, और ये जो दूरी है ये अगर आप देखें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है कि तीव्रता आवेश और दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है। तो क्योंकि आवेश समान है, भाई Q प्लस बराबर है Q माइनस, और दूरी भी समान है दोनों तरफ, R ये वाला R1 बराबर R2 बराबर R है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो हमारी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का परिमाण है E प्लस बराबर होगा E माइनस के। तो उस हिसाब से देखा जाए तो E बराबर, E रिजल्टेंट मान लेते हैं इसको, तो E बराबर होगा 2E कॉस थीटा।
ई का मान किसी भी बिंदु आवेश की वजह से निकाल लीजिए, तो वो होगा ई आर बराबर 1 क्योंकि 2 पहले से ही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर आपके पास है तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू अगर यहां से देखें तो कॉस थीटा आपके पास ये रहा, कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो जो आधार है वो एल है, कर्ण जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, तो अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ई आर बराबर होगा 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2QL यहां पर P को रिप्लेस करेगा तो ई आर का मान जो होगा, ई आर का मान आप अगर ध्यान से देखें तो P से रिप्लेस हो गया, P बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अगर दिशा की बात करें तो इसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ है। यहां पर अगर हम ये दिशा देखें ये वाली तो प्लस से माइनस की तरफ है, तो ई आर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या 3/2 प्लस से माइनस की ओर इसकी दिशा। ठीक, और अगर हम मान लें स्पेशल केस में तो स्पेशल केस क्या कहेगा कि x जो है ग्रेटर देन है l से, तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, तो ई रिजल्टेंट p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर होगा एक्स क्यूब की पावर 3/2। ठीक, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 से 2 कट जाएगा, ई बराबर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। तो एक बात स्पष्ट है, निरक्षीय और अक्षीय स्थिति में तुलना करें हम तो देखने को मिलता है कि जो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है द्विध्रुव की वजह से वो अक्षीय बराबर होती है 2 गुणा ई निरक्षीय, दुगनी होगी। इस तरीके से हम द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति में दोनों में निकालनी है। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि भाई जो द्विध्रुव है उसका कुल फ्लक्स कितना होगा, तो देखिए फ्लक्स को पता करने के लिए आपको पता है गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और क्योंकि गॉसियन सरफेस कहता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जो कुल आवेश है, जो परिबद्ध कुल आवेश है वो 0 है, तो जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जितना आवेश, ये द्विध्रुव है, जितना आवेश धनावेश से निकलता है उतना ही आवेश ऋणावेश के अंदर एंटर करता है। तो जितनी बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं उतनी ही ऋणावेश में घुसती हैं, तो इसीलिए कुल परिणामी फ्लक्स जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और अब हम नया चैप्टर, अगला चैप्टर जो है हमारा विद्युत विभव और जो संधारित्र की धारिता है, संधारित्र पर बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव संधारित्र नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।